गुड इवनिंग। अब रिटर्न फाइलिंग का सीज़न चालू हो चुका है और ये वाले सीज़न के अंदर अटपटे केसेस आने लग जाते हैं कुछ प्रैक्टिसेस के जो कि लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और गलत है। उन्हीं में से एक प्रैक्टिस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हमारे पास एक केस आता है जहाँ पे क्लाइंट क्या कहता है, वो कहता है हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन पे 18% का रेट लगता है जीएसटी का, लेकिन इवेंचुअली हम कितने परसेंट पे करते हैं? सिर्फ और सिर्फ 12.6% के रेट पे हमारे ऊपर इफेक्टिवली यही रेट लगता है। मैंने कहा ये कैसे, समझाइए। तो वो कहते हैं हमने जितना भी 18% के रेट पे जीएसटी पे करा होता है पूरा का पूरा इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर की तरह ले लेते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पर 30% हमें सेविंग्स हो जाती है। और 30% सेविंग्स के बाद यानी कि 5.4% इतनी सेविंग्स के बाद नेट बेसिस पे इतना ही पे करना पड़ता है, इतना ही बेयर करना पड़ता है। अब ये जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्यों गलत है आपको समझ आ जाएगा जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी कौन सा वाला निकल के आता है जो कि आप खर्चे की तरह ले सकते हैं, इनकम टैक्स में लिया जा सकता है, लेकिन कौन सा वाला लिया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। 3 टाइप के जीएसटी आते हैं, 2 तो इनवर्ट सप्लाईज पे आते हैं। पहला वो वाला जिसका आईटीसी आप ले सकते हैं, दूसरा वो वाला जिसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। ये 2 टाइप के जीएसटी हो गए। और तीसरे टाइप का जीएसटी निकल के आता है जो कि आउटवर्ड सप्लाईज पे आप अपने क्लाइंट से कलेक्ट करते हैं और सरकार को देते हैं। अब इन तीनों में से कौन सा वाला खर्चे की तरह लिया जा सकता है इनकम टैक्स में, किसको डिडक्शन की तरह लेके इनकम टैक्स पेबल आप कम करवा सकते हैं, वो चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए प्रोसेस को चालू करते हैं। और ये समझाने के लिए मेरे को आपको लेके जाना पड़ेगा अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, तीनों की ही नॉलेज साथ में लगने वाली है, तब जाके आपको ये समझ आएगा जो भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दिखा रखी है एंट्रीज जो कि करी जाती है इनवर्ट सप्लाईज लेने के टाइम पे, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों, चाहे इनपुट्स हों, चाहे इनपुट सर्विसेज हों। तीनों ही जब भी आप लेके आते हैं बिजनेस के अंदर तो क्या एंट्रीज पास करी जाती हैं वो मैंने आपको बता रखी है। और इन्हीं से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आप डिडक्शन की तरह कौन से वाले जीएसटी को ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज़ इनवर्ट सप्लाई की तरह यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो या तो उसका आईटीसी आपको मिल जाता है, जो भी आपने जीएसटी पे करा होता है उसकी बात करी जा रही है, या फिर जीएसटी आपने जो भी पे करा होता है उसका आईटीसी नहीं मिलता। किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है आईटीसी आपको नहीं मिल रहा हो, जैसे कि आपके पास बिल नहीं है, सामने वाला जो भी इंसान था उस एंटिटी ने अपनी जीएसटी R1 वो फाइल नहीं करी है, या फिर आपका जीएसटी ब्लॉक करा गया है 17(5) के अंदर, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अगर मुझे आईटीसी मिल जाता है उस जीएसटी का जो कि मैंने पे करा था अपने किसी भी इनवर्ट सप्लाई पे, तो एंट्री मैंने क्या पास करी होगी अकाउंटिंग में? सही वाली एंट्री की बात करी जा रही है, गलत एंट्री तो कोई भी पास करी जा सकती है। सही एंट्री आपने क्या पास करी होगी? अगर आप जो भी चीज़ लेके आए थे वो आपके लिए कैपिटल गुड थी तो आपने बैलेंस शीट को डेबिट करा होगा, एसेट अकाउंट को डेबिट करा होगा। कितने अमाउंट से? लेटर से 10 लाख रुपए से। और यहाँ पे यही वाली एसेट पे अगर आपने 12% के रेट पे जीएसटी पे करा होगा तो 1,20,000 रुपये जो भी जीएसटी के नाम पे करे हैं वो आप यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाने वाले, वो आप अलग से डेबिट करेंगे जीएसटी आईटीसी अकाउंट के अंदर। एंड फाइनली जो आपने टोटल पे करा होगा 11,20,000 रुपये के अमाउंट को, वो आप यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका होने वाला है, जिसके बाद आपका इतना 10 लाख रुपए बैलेंस शीट में पहुंच जाएंगे, जिस पे कल को डिप्रिसिएशन ली जा सकती है। ये अमाउंट आपको आईटीसी की तरह मिल गया है, जो कि कल को आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज पे जीएसटी लाइबिलिटी निकल के आती है पे करने वाली, उसमें से आप माइनस कर पाएंगे और ये पैसा आपकी जेब में से जा चुका है। अब ये हो जाता है पहले वाले केस के अंदर जहाँ पे कोई भी इनवर्ट सप्लाई आया था मेरे बिजनेस के अंदर और इसका आईटीसी मुझे अवेलेबल था। अगर ये कैपिटल गुड था तो मैंने बैलेंस शीट को डेबिट करा था। अगर ये कैपिटल गुड नहीं है, कोई भी इनपुट है या फिर इनपुट सर्विस है, तो मैं पीएनएल अकाउंट को डेबिट करूंगा, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करूंगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, ये वाली एंट्री पास करी जाएगी। अब ये वाला जो जीएसटी है, क्या इसका खर्चा लिया जा सकता है? सोच के बताइएगा लॉजिकली। नहीं लिया जा सकता। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिया जा सकता, ना ही डेप्रिसिएशन की तरह, ना ही पीएनएल अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। क्यों? ये जा ही नहीं रहा पीएनएल अकाउंट के अंदर। अगर ये पीएनएल अकाउंट में जाएगा ही नहीं तो खर्चे की तरह ना ही आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ले पाएंगे, और अगर ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं जाएगा तो डेप्रिसिएशन की तरह भी नहीं ले पाएंगे। अकाउंटिंग ही आपको बता देती है ये आपका खर्चा नहीं बनने वाला। कल को आपको कुछ ना कुछ पैसा जो भी क्लाइंट से मिलता है वहाँ पे पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, जो कि अभी आपको पे करना पड़ा है। कैसे होगा रिकवर, आगे जाके मैं आपको दिखा दूंगा। बात करते हैं दूसरे टाइप के इनवर्ट सप्लाईज की, जिन पे आपने जितना भी जीएसटी पे करा होगा वो जीएसटी का आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। देखिए, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। इस केस में अगर मैंने यही 11,20,000 रुपये पे करें, कैसे? 10 लाख रुपये की कोई ना कोई चीज़ खरीदी है, अवेल करी है, एंड उस पर 1,20,000 रुपये का जीएसटी वो भी मैंने पे करा है, तो मैं बैलेंस शीट या फिर पीएनएल में पूरा का पूरा पैसा लेके जाऊंगा इंक्लूडिंग द जीएसटी ऑफ 1.2 लाख। क्यों? अलग से आईटीसी क्यों नहीं ले रहा मैं? क्योंकि आईटीसी मिल ही नहीं रहा यहाँ पे। मुझे 1.2 लाख रुपीज़ आगे जाके रिकवर नहीं होने वाले, मैंने पे करे हैं और मेरे खर्चे का पार्ट बनेगा। तो अगर मैं पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे भेज दूंगा पीएनएल अकाउंट के अंदर, तो क्या ये 1.2 लाख मुझे खर्चे की तरह मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये वाला खर्चा आपको अवेल करने में। आराम से कर पाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट मना नहीं करता। इनकम टैक्स एक्ट बस एक चीज़ बोलता है, जो भी टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट्स पे वो आप नहीं ले सकते।
और टैक्स ऑन प्रॉफिट्स क्या होता है? इनकम टैक्स होता है। तो इनकम टैक्स जितना भी आप पे करेंगे वो खर्चे की तरह इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिया जा सकता, लेकिन बाकी टैक्सेस जो भी आपने पे करे हैं जो कि आपको खर्चे की तरह बेयर करने पड़ रहे हैं वो आप खर्चे की तरह ले सकते हैं। इम्प्लाइडली ये वाले 1.2 लाख रुपीज़ खर्चे की तरह लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इनपुट सर्विसेज अवेल करी थी P&L अकाउंट में डालेंगे, खर्चे की तरह लेंगे। अगर कैपिटल गुड खरीदा था बैलेंस शीट में डालेंगे और ये वाले पोर्शन पे भी डेप्रिसिएशन आप ले पाएंगे। अब ये तो बात हो गई इनवर्ट सप्लाईज की। इन पे दो ही टाइप का जीएसटी आपने पे करा होगा। पहले वाले को खर्चे की तरह नहीं लिया जा सकता इनकम टैक्स में, क्योंकि आपका खर्चा है ही नहीं। कैसे खर्चा नहीं है आगे जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दूसरा वाला जो जीएसटी था जहाँ पे आईटीसी आपको नहीं मिल रहा था इसका, ये आपका खर्चा है भी, खर्चे की तरह आपने लिया भी है। अब बात करिए आउटवर्ड सप्लाईज पे जो भी जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को दिया जाता है उस टाइम पे एंट्री के पास करी जाती है। देखिए, जब मैंने कोई भी सेल्स करी है फिर सर्विसेज प्रोवाइड करी है और मेरे पास पैसा आता है, तो मान के चलिए मैंने 20 लाख रुपीज़ कंसिडरेशन की तरह लिए हैं और 12% के रेट पे ही इस पर जीएसटी आ रहा है। कितने का? 2,40,000 रुपये का। तो मैंने बैंक अकाउंट में कितना पैसा रिसीव करा होगा क्लाइंट से ये वाली सर्विस देने के लिए या फिर गुड सप्लाई करने के लिए? 22,40,000, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे अपनी टर्नओवर के अंदर मैं कितना पैसा दिखाने वाला हूँ? पूरा पैसा नहीं। यहाँ पे जो 2240 मेरे पास पैसा आया है इसमें से मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए हैं। रिमेनिंग 2,40,000 रुपये मैं क्लाइंट से लूँगा, सरकार को पकड़ा दूंगा। तो क्योंकि ये पूरे के पूरे पैसे मेरे लिए नहीं आए हैं, यहाँ पे होने के वाला है मैं सेल्स अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपीज़ इतने ही डालूंगा एंड रिमेनिंग जो भी अमाउंट निकल के आता है वो पूरा का पूरा क्या करा जाएगा? जीएसटी पेएबल अकाउंट में डाला जाएगा और यहीं से सरकार को पेमेंट करी जाएगी। अब ये जो जीएसटी है ये खर्चे की तरह लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? नहीं, मेरा खर्चा थोड़ी है। मैंने क्लाइंट से रिसीव करे हैं 2,40,000 रुपये, सरकार को कल को दे देने हैं। किसी से लेके किसी और को दे देना क्या ये मेरा खर्चा बनेगा? नहीं। अगर अपनी जेब से देना पड़ता तभी मेरा खर्चा बनता। तो ये भी खर्चे की तरह लेने की कोई बात नहीं आएगी। यहाँ पे P&L अकाउंट आपका डेबिट नहीं हो रहा, बैलेंस शीट डेबिट नहीं हो रही है, याद रखिएगा। ये भी खर्चे की तरह नहीं लिया जा सकता। और फाइनली जब भी आप कल को पेमेंट करेंगे सरकार को जीएसटी की, तो वो कैसे करी जाएगी? लास्ट एंट्री को चेक करिए, पेमेंट ऑफ जीएसटी। अच्छा, ऊपर जो हो रहा था यहाँ पे सेल्स अकाउंट, ये वाला जो 20 लाख रुपये का अमाउंट है ये कहाँ पे जाने वाला है? बैलेंस शीट में नहीं, P&L अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये आपको इनकम की तरह दिखाना पड़ेगा। इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, आपको प्रॉपर इनकम पता चल जाएगी कितने की आ जाती है, उस पर आप टैक्स देंगे। लेकिन इनकम निकालने के प्रोसेस में ये खर्चे की तरह माइनस मत करिएगा, ये खर्चे की तरह माइनस मत करिएगा। ये माइनस कर सकते हैं खर्चे की तरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब फाइनली क्या होने वाला है? कल को मान के चलिए हमारी यही ट्रांजैक्शन होती है पूरे महीने में और कोई ट्रांजैक्शन थी ही नहीं, ये 3 ही ट्रांजैक्शन थी, तो मैं सरकार को जीएसटी कैसे पे करूँगा? टोटल जीएसटी पेएबल अकाउंट के अंदर क्रेडिट में कितना बैलेंस था? 2,40,000 रुपये का। ये मुझे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डेबिट कर दिया। अब ये इतने ही पैसे मैं सरकार को पकड़ा दूंगा क्या? नहीं पकड़ाऊंगा। क्यों? मैं सरकार को बोलूँगा कि भाई साहब, मैं आपको ये जो 2,40,000 रुपये मैंने कस्टमर से रिसीव करे थे और मुझे आपको देने थे, ये पूरे नहीं देने वाला, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई लेने के टाइम पे कभी ना कभी मैंने आपको 1,20,000 रुपये की पेमेंट कर दी थी और ये मेरा खर्चा नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि इसका मुझे आईटीसी मिल रहा है। तो ये 1,20,000 रुपये क्या मुझे ये भी पे करने पड़े थे? बिल्कुल। अगर आपने मुझसे पूरे के पूरे पैसे डिमांड कर लिए यहाँ पे 2,40,000 रुपये, तो मेरे केस में ये जो मैंने पहले पे करा था ये आपने वापस तो लौटाया नहीं, और ये क्योंकि आपने वापस नहीं लौटाया इसको मुझे खर्चे की तरह लेना पड़ेगा। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है आपको हमें 2,40,000 रुपये पे करने हैं ना, आप 1,20,000 रुपये मत पे करिएगा। आपने आईटीसी का जो भी डेबिट बैलेंस यहाँ पे बना रखा है ये बैलेंस खत्म कर दीजिए, इसको सेट ऑफ कर लीजिए, इतने मत पे करिएगा और रिमेनिंग 1,20,000 रुपये वो पे कर दीजिएगा कैश में या फिर बैंक के थ्रू। तो मैं सरकार को यहाँ पे 2,40,000 की लाइबिलिटी पे करने के लिए 1,20,000 रुपये अपनी जेब में से दे दूंगा और रिमेनिंग 1,20,000 रुपये आईटीसी में से सेट ऑफ कर लूँगा, जो कि पहले इनवर्ट सप्लाई लाने के टाइम पे मैंने सरकार को दे रखा है। तो मोटे मोटे तौर पे हुआ क्या, मैंने कस्टमर से जीएसटी के नाम पे कितना पैसा इकट्ठा करा है? 2,40,000 रुपये। कस्टमर ने मुझे 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं जीएसटी के नाम पे और पूरे के पूरे मैंने सरकार को दे दिए। कैसे? 1,20,000 आउटवर्ड सप्लाई करने के टाइम पे दिए हैं बैंक अकाउंट के थ्रू और 1,20,000 पहले ही इनवर्ट सप्लाई के टाइम पे दे दिए थे। तो ये पैसा दोनों की बात करिए, 1,20,000 जो कि मैंने अभी दिए और 1,20,000 रुपये जो कि मैंने पहले दिए थे, क्या ये दोनों में से कोई भी मेरे खर्चे का पार्ट बनने चाहिए? नहीं, कस्टमर ने बेयर करे हैं, उसी ने दिए थे, मैंने सरकार को पकड़ा दिए और ये दोनों ही मेरे खर्चे का पार्ट नहीं बनते। इसी को बोला जाता है पास थ्रू स्टेटस। कस्टमर से रिसीव करा, पूरा का पूरा सरकार को दे दिया, थोड़ा आउटवर्ड सप्लाई के टाइम पे और थोड़ा इनवर्ट सप्लाई के टाइम पे। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके खर्चे का पार्ट कभी भी नहीं बनने वाली। गलती से भी इसको खर्चे की तरह मत लीजिएगा, क्लेम मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नोटिस आ जाएगा। ये वाला जो पोर्शन था जीएसटी का ये खर्चे की तरह ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आज वाले सेशन के अंदर शायद आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं सीए कोर्स के अंदर। जीएसटी भी पढ़ाया जाता है, अकाउंटिंग भी पढ़ाई जाती है, इनकम टैक्स भी पढ़ाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं
कि हमारा अगर टैक्सेशन करने का ही मन है, इनकम टैक्स में ही परस्यू करना है हमें करियर को, तो हमें बाकी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही है? जीएसटी पढ़ के क्या करूँगा, अकाउंटिंग पढ़ के क्या करूँगा? ये करेंगे। तीनों ही चीज़ें नहीं आती होंगी, इंटरलिंकेज आपकी ढंग से नहीं बनने वाली। तो वही सारी चीज़ें ढंग से आपको बता पाने के लिए सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो चलिए, आई होप आज वाली वीडियो के अंदर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो। नई वीडियो के अंदर कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।